तो उस लड़ाई में जो पानीपत की पहली जंग हुई, तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि दोनों मौसेरे भाई, इब्राहिम लोदी और हसन खां मेवाती, तो जो पानीपत की जंग हुई थी, तो स्वाभाविक रूप से वो तो अपने रिश्तेदार के साथ लड़ेगा। हाँ, ये तो स्वाभाविक सी है। पर ये नहीं पता था ना बाबर को कि ये किस तरीके से रिश्तेदार है उसका। नहीं, उसको नहीं पता नहीं। और सिर्फ मतलब वो तो देखिए, वो तो आतताई जैसा भी था, वो तो ताकतवर जैसा भी, वो तो कुशाग्र बुद्धि वाला तो था ही। लेकिन उसने उसको फिर, क्योंकि नजदीक था वो, इनकी तो कोशिश होती है, और उसने एक मुसलमान होने के नाते, हसन खां मेवाती चूंकि मुसलमान था, मेव मुसलमान था, तो मुसलमान होने के नाते उसको एक पेशकश उसने भेजी बाबर ने कि तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ इसके इब्राहिम लोदी के खिलाफ जंग लड़िए। लेकिन उसने साफ मना कर दिया। अब वो उसके पीछे आप ये भी कह सकते हैं, इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है कि भाई उसने ये कहा था कि मैं बाहर से आए हुए किसी आतताई का साथ नहीं दूंगा। अब आतताई तो इब्राहिम लोदी भी था, वो कौन सा यहीं से पैदा हुआ था, वो भी तो बाहर से आया था। लेकिन उसकी असल वजह ये थी कि वो दोनों रिश्तेदार थे, मौसी के लड़के थे। तो उसी लड़ाई में इब्राहिम, जो पानीपत की पहली युद्ध हुई थी, उसमें इनके बेटे को बंदी बना लिया गया था, हसन खां मेवाती के, पानीपत की जंग में। बाद में जब वो जीत कर आया, और वो दुर्भाग्य कुछ भी कह लीजिए संयोग से, उस लड़ाई में बाबर जीत जाता है, उसके लड़के को बंदी बना दिया जाता है। तो उसके बाद फिर वो बाद में धीरे धीरे सारे मेवाती, ये खानजादा जो थे, ये मतलब जितने भी शासक हुए, उनके चाहे अदावत रही हो, चाहे प्यार मोहब्बत जो भी रही हो, वो सबका सब बराबर रहा, तो वो सत्ता के साथ रहे हमेशा। इसलिए खानजादाओं को अगर आप देखें, जीवन शैली बिल्कुल अलग है। तो जो मतलब रूलिंग क्लास थे मेव, जाहिर सी बात मेव में वो खानजादा है। और ये खानजादा पार्टीशन से पहले मेवात में बहुत थे। पर सर एक चीज आप मिस कर गए हो, बाबर ने वो लड़ाई पानीपत वाली करी, फिर जो खानवा वाला जो बैटल। हाँ, मैं वही ने। तो एक साल के बाद जब बाबर आगे आने लगा थी, 1527, एक साल के बाद, वो मार्च में होता है, वो अप्रैल में होता है, वो अप्रैल में होता है पानीपत का युद्ध, ये खानवा का। हाँ, 17 मार्च। अब चूंकि अब उस जंग में वो जीत गया, तो जो खानवा की दूसरी जंग हुई थी, उसने फिर पेशकश भेजी हसन खां मेवाती को। लेकिन चूंकि बाबर के खिलाफ पूरे के पूरे जो हमारे भारतीय जो राजा महाराजा जो शासक थे, सब एकजुट थे, और उस एकजुटता के चलते हसन खां मेवाती भी राणा सांगा के साथ था। लेकिन उस जंग में फिर वही बात हुई, वहां वो पानीपत का पहला जंग उसने जीती जंग बाबर ने, और उसको सारी कमजोरियों को भी पता चल जाता जब एक बार जीत जाता है। तो खानवा की जंग में भी क्या हुआ, हम सब जानते हैं कि राणा सांगा घायल होकर, जख्मी होकर उस मैदान से निकल गया था। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि राणा सांगा की बाबर से कोई अदावत नहीं थी, और जब खानवा का जंग, जब लड़ाई युद्ध होने वाला था, तो राणा सांगा ने बाबर को ये संदेशा भेजा कि मैं तो जंग ही नहीं करना चाहता था, मुझे तो हसन खां मेवाती लाया है। अच्छा, ये तो सर बड़ी वो कंट्रोवर्शियल बात है। और इसकी पुष्टि कैसे होती है? अगर आप पुरानी जंगों को देखें, पुराने युद्धों को देखें, तो उसमें दो ही चीज होती है। अगर आप हार गए तो आप जिंदा नहीं बचेंगे, सही है। जीत गए तो सब कुछ आपका। तो ऐसे में राणा सांगा घायल होकर कैसे बच जाता है वहां से? अच्छा। और अकेले हसन खां मेवाती और दूसरे राजा महाराजा रह जाते हैं, शासक रह जाता है, और उसी जंग में हसन खां मेवाती मारा जाता है। और उस मारने के भी कई इंटरप्रिटेशंस हैं, इसके भी 3 वर्जन हैं। बाबर अपनी आत्मकथा में यह कहता है कि वो तुफंग की गोली से मरा। उस वक्त एक बंदूक होती तुफंग, कि मेरे सैनिक के तुफंग की गोली से मारा गया। और कुछ लोग ये कहते हैं, जिनको पता नहीं है इतिहास का और साइंस का, कि वो तोप के गोले से मरा। क्योंकि उसने तोप खाना पहली बार इस्तेमाल किया ना। जो पानीपत की पहली जंग हुई थी, इब्राहिम लोदी
और इसकी बाबर बाबर की, जिसमें 15 या 20 हजार की सेना थी बाबर की, और इसकी तो 1 लाख से ऊपर थी, लेकिन फिर भी वो जीत जाता है। तो उसकी जीत का जो सबसे बड़ा कारण था वह यह था कि बाबर ने तोप खाने का इस्तेमाल किया था। हाँ, वो 30,000 थे, वो 1 लाख थे। और उसका उसका जो 2 तोपची हुआ थे, उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा रोमी। जो उस्ताद अली कुली ये दोनों तोप ढालने का काम करते थे, और गजनी तोप उसका नाम होता था। अच्छा। तो उसने तोप खाने का इस्तेमाल किया। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हसन खां मेवाती की तोप के गोले से मौत हुई, चलो ये भी मान जा जाए। एक तीसरा वर्जन और है। वो तीसरा वर्जन ये है कि हसन खां मेवाती का एक खादिम था, सेवक था, लाद खां। वो उसको पता नहीं कुछ निजी कारण रहे होंगे, कुछ दूसरी वजह रही होगी, वो हसन खां मेवाती को पसंद नहीं करता था। अच्छा। और चूंकि खादिम था, सेवक था, तो ये तो जंग में सब लोग अपने सेवकों को लेकर चलते थे ना, राजा महाराजा बादशाह या सुल्तान सब, तो वो भी उसके साथ था। तो एक जगह मैंने ये पढ़ा था, 2 जगह, कि हसन खां मेवाती का कत्ल उस लाद खां ने किया था जब वो जख्मी हो गए। अब यहाँ तीनों वर्जन पर अब मैं बात करता हूँ। पहली बात तो ये, और उसमें एक चीज कॉमन है तीनों में, कि जब वो उसकी मौत हो जाती है खानवा की जंग में, हसन खां मेवाती, तो उसकी लाश एक कुएं से बरामद होती है। अच्छा। अब देखिए उन वर्जन्स पर आइए कि अगर मान लीजिए तुफंग की गोली से मारा गया वो, तो क्या गोली हसन खां मेवाती के बॉडी को उड़ाकर उस कुएं में ले गई थी क्या? तो यहां भी नहीं बहता। दूसरी बात कि तोप के गोले से हुई, तो पहली बात तो तोप के गोले की जब हम बात करते हैं तो हमारे मन में सीधा सीधा से वो गोले आते हैं जो आजकल हैं, जबकि उस वक्त उन गोलों का इजाद भी नहीं हुआ था। उस वक्त तोपों की नाल में गोल पत्थर भरे जाते थे। अच्छा। और वो पूरी स्पीड से वो जब निकलते थे तोप के नालों से, तो उस वक्त भी उसकी जो गजनी तोप थी जो अली कुली ने बनाई थी बाबर की तोप खाने में, उसकी रेंज 1.5 किलोमीटर थी। ओके। तो इसीलिए कहते हैं कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो पानीपत की जंग थी, इतने उसके सेनाओं से नहीं मरी जितने उसके तोप से मरे। तोप में हुआ का जो पत्थर जब हाथियों के जिस्म पर पड़ते थे तो पगला गए थे, तो कुचल कर उससे मरे हो। तो उसकी हार का कारण एक वो था। तो दूसरी बात यह है कि वो तोप के गोले वाला भी नहीं होता, क्योंकि वहां भी ये कहा था कि उसकी डेड बॉडी, उसका शव कुएं से मिला। तो मैंने इन दोनों तर्कों को ना लेकर मैंने लाद खां के प्रसंग को लिया कि जब वो जख्मी हो जाता है हसन खां मेवाती, तो वो उसको बचाकर कुएं की आड़ में ले जाता है। ओके। तो सर जैसे वो तो हसन खां मेवाती का हो गया, उसके बाद ये पूरा खानजादा का चैप्टर खत्म। अब हम मेवों पर आते। मेवों के बारे में ये कहा जाता है कि मेवात जो मेव थे, इनका जो निकास है, इनकी जो उत्पत्ति वो मीणाओं से है। ओके। और इसलिए एक समय क्या है कि इनको ट्राइब्स में भी काउंट किया जाता था। अगर आप क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जब बना था एक समय में 1872 में, जो भारत की बहुत सारी जनजातियां थी, आदिवासी नहीं जनजातियां, जिनको क्रिमिनल या जराइम पेशा या अपराधी जनजातियां कहते हैं, तो उसमें उन जातियों की सूची में मेवों का भी नाम था, जिसमें कंजर वगैरह, कंजर, सांसी, भातू, बावरिया वगैरह वगैरह, जिस पर कि मेरा एक उपन्यास भी है, रेत वो कंजरों पर। हाँ, रेत पे। हाँ। तो इनका जो संबंध था वो मीणाओं से था। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि मीणा और खानजाद और मेवों में आज भी रिश्ते नहीं होते हैं। अच्छा, रिश्ते नहीं होते उनमें खानजाद और ना, मेवों में मेवों के होंगे और खानजादों में खानजादा के होंगे। अच्छा। और एक तरह से अगर उसको हम क्लास की दृष्टि से देखें, उसके वर्ग की दृष्टि से देखें, तो खानजादा अपने आप को उनसे अपर कास्ट मानते हैं। अच्छा। और उनका जो उनका दर्जा है वो नीचा माना जाता है। ओके। क्योंकि एजुकेटेड भी वही थे, फाइनेंशियली भी वो थे, क्योंकि शासकों के साथ रहे। और जब पार्टीशन हुआ तो जिस तरह से इस देश का पढ़ा लिखा, आर्थिक रूप से साधन संपन्न मुसलमान हिंदुस्तान भारत को छोड़कर पाकिस्तान चला गया, उन जाने वालों में मेवात के खानजादे भी बहुत थे।
जो प्रोमिनेंट थे और जो पढ़े लिखे थे, जो पढ़े लिखे थे, वो गए। क्योंकि सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान बनने का जो सपना था वो पढ़े लिखे तबके में ही ज्यादा था ने।